हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज के वीडियो में हम पेंटिंग का यूनिट 1 कवर करेंगे, जिसमें हम 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट्स और राजस्थानी पेंटिंग कवर करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा मिनिएचर पेंटिंग है उसका ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ एंड डेवलपमेंट कहाँ से धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है? तो मिनिएचर पेंटिंग, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मिनिएचर यानी मिनी, मिनी मीन्स छोटा। तो यानी जो हमारा मिनिएचर पेंटिंग है वो एक स्पेशल फॉर्म है इंडियन आर्ट का, जो कि स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटा होता है एंड इंट्रिकेट डिटेल मतलब बहुत माइनर डिटेल्स है एंड रिफाइंड ब्यूटी, मतलब उसमें सारे इमोशन, सारे एक्सप्रेशन बिल्कुल माइनर डिटेल्स में, मतलब इसको छोटी छोटी चीजें उसमें दिखाई जाती है। उसका क्या एग्जिस्टेंस, कहाँ कैसे एग्जिस्टेंस में आया? सबसे पहले जो वेस्ट बंगाल में हमारी पाल डायनेस्टी थी, उन्होंने स्टार्ट करा उसका। एंड हमारे जो गुजरात रीजन में जो हमारे जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वहां से शुरू करा। उसमें हमें देखे जाते कि जैन मैन्युस्क्रिप्ट में मिनिएचर पेंटिंग्स है। जो वेस्ट बंगाल के जो पाल डायनेस्टी थे उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन जो बनाए उसमें मिनिएचर पेंटिंग्स है। तो इसके बेसिकली जो है पांच जगह पे बेसिकली डेवलप होता है। जो पेंटिंग है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले है डेक्कन स्टाइल। डेक्कन यानी जो हमारा साउथ इंडिया है, ठीक है, डेक्कन जिसे कहते हैं, वहां पे सबसे पहले शुरू हुआ था। उसके बाद है मुगल स्टाइल। फिर सेकंड जो है हमारा मुगल स्टाइल, जो दिल्ली वाला रीजन है उस वहां पे जो डेवलप होता है, जो मुगल जहाँ पे स्प्रेड थे वहां की पेंटिंग्स। उसके बाद है राजस्थानी स्टाइल, जो यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में, वो राजस्थानी स्टाइल पे रहेगा। उसके बाद है पहाड़ी स्टाइल, वो सेकंड पार्ट में आएगा पहाड़ी स्टाइल। उसके बाद है मिडल इंडिया, जो हमारा दिल्ली के बाद और जो मिडल इंडिया का रीजन है वहां की भी पेंटिंग्स बहुत फेमस है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके की फीचर्स क्या होते हैं। जो हमारे मिनिएचर पेंटिंग है उसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है कि उसमें डिटेल्स, हाईली डिटेल्स, उसमें जो जैसे मैंने बताया कि बहुत माइनर माइनर डिटेल्स रहते हैं, जो कि जिसमें हम यहाँ पे हाईली डिटेल्स लिखे। उसके बाद है प्रिसाइज वर्क, भले वो छोटा हो साइज में बट उसमें वर्क इतनी खूबी से करा जाता था कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। उसके बाद है कि वेरी फाइन ब्रशेस। फाइन ब्रशेस पहले के टाइम पे क्या था कि अभी जैसे आर्टिफिशियल ब्रशेस आते हैं, उस टाइम पे जो एनिमल्स उनके नेचुरल हेयर से बनाया जाता था। तो जो स्क्विरल है उनके ब्रशेस जो है बहुत सॉफ्ट होते थे, तो उनका यूज स्पेशली करा जाता था। उसके बाद है ब्राइट एंड नेचुरल कलर्स। अभी तो आर्टिफिशियल कलर है बट उस टाइम पे जो नेचर से जो कलर्स मिलते थे वो इतने शाइनी होते थे, उन्हीं का यूज करके पहले बनाया जाता था। उसके बाद है डेकोरेटिव बॉर्डर्स। जो बॉर्डर्स है मिनिएचर पेंटिंग के, ब्लैक हो गया, गोल्डन हो गया, उन सब चीजों से यूज करा जाता था। उसके बाद जो है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कैसा कलर होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो आर्टिस्ट को इतनी खूबी से पता होता था कि कोई भी अगर पेंटिंग देखे तो वो जो कलर है उसको देख के पता चल जाए कि हाँ ये इसमें कौन से इमोशंस है। अगर डार्क कलर है तो उसमें ब्लैक इमोशंस होगा। एंड अगर हमारे क्या कहते हैं रेड कलर, तो यानी लव है उसमें इमोशन। उसके बाद है इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव फीचर्स, फिगर्स। इमोशनल वही जैसे मैंने बताया कि कलर के हिसाब से इमोशंस डिपिक्ट करा जाता था। लव है तो रेड कलर, सैडनेस है तो ब्लैक कलर, वैसी। उसके बाद है एक्सप्रेसिव फिगर्स, जो फिगर्स उसके फेसेस पे एक्सप्रेशंस होते थे। उसके बाद है मटेरियल क्या क्या यूज करा जाता था। पेपर तो पहले अभी आया, हाल फिलहाल में आया है, तो हैंडमेड पेपर पहले बनाया जाता था। बट उससे पहले जो है पाम लीव्स, जो पहले अर्ली पीरियड्स में पाम लीव्स वगैरह यूज कर जाते थे। पाम लीव्स के बाद क्लॉथ हो गया हमारा, वुडन पैनल्स हो गए, वो यूज कर जाते थे। एंड सबसे लास्ट टू लास्ट हमारा पेपर यूज करा जाता था, जो अभी भी लोग पेपर में ही बनाते। उसके बाद है टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या होती थी? कलर्स वर लेयर्ड स्लोली टू अचीव रिचनेस, यानी धीरे धीरे करके लेयर बाय लेयर कलर करा जाता है। पहले लाइट लेयर, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर डार्क करा जाता था कि ताकि कलर की रिचनेस पता चले। उसके बाद है आउटलाइंस जो थे ड्रॉन विथ फाइन ब्लैक और ब्राउन कलर्स। पहले ब्लैक एंड ब्राउन कलर से यूज कर जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे गोल्डन भी आया, जैसे मुगल आने लगे तो धीरे धीरे फिर गोल्डन का यूज करना शुरू हुआ। उसके बाद है फेसेस एंड एक्सप्रेशंस वर केयरफुली डिटेल्ड। जैसे मैंने बताया फेसेस पे जो एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल केयरफुली बनाए जाते थे, ताकि सामने वाले को देख के पता चले कि हाँ इसमें कौन से इमोशंस दिखाए गए हैं। उसके बाद है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 10th सेंचुरी एडी। तो यानी इंडिया में कब आया था? बाकी जगह पे तो ऑलरेडी आ चुका था, बट इंडिया में जो इंट्रोड्यूस है वो सेकेंड हाफ ऑफ दिस 10th सेंचुरी एडी में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। उसके बाद हम देखा जाए तो एक प्रज्ञा परमिता करके है बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसमें हम सबसे पहले मिनिएचर पेंटिंग का डिपिक्ट देखते हैं।
उसके बाद है जो कि पाम लीफ से बनाया गया था, ट्रीज पे पेंट करा गया था। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो है हमारी प्रज्ञा परिमिता पे देखी जाती है, जो कि एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है। उसके बाद है 14th सेंचुरी में जो है पाम लीव्स को रिप्लेस कर दिया गया था। पहले के टाइम पे पाम लीव्स यूज होते, बट धीरे धीरे जैसे डेवलप हुई तो उसमें हार्ड सरफेस यूज करा गया था, क्योंकि हार्ड सरफेस की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती थी। जैसे जो पाम लीव्स होते थे वो कई बार खराब भी हो जाते थे बहुत देर तक रखने के बाद। उसके बाद है स्मूथनेस, उसमें कलर के स्मूथनेस बहुत अच्छा आता था। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, ताकि मॉइस्चर जो है बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, इस चक्कर में हमने पाम लीफ को रिप्लेस कर दिया था। उसके बाद है अ बिग पार्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स आज के टाइम पे भी कितने फेमस है, जो पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। उस टाइम पे राजा महाराजा के पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए जाते थे, तो पोर्ट्रेट्स बहुत फेमस थे उस टाइम के। तो अकबर ने सबसे पहले जो है पोर्ट्रेट प्रमोट करा था। उसके बाद है कि पोर्ट्रेट ऑफ क्वीन नूरजहां, जैसे मैंने बताया मुगल के टाइम पे जो था जो मिनिएचर पेंटिंग थी उसको एक बहुत अच्छा एनहेंस मिला था। तो जैसे जैसे क्वीन है, नूरजहां है, जहांगीर है, तो इन्होंने वुमेन पोर्ट्रेट्स को प्रमोट करा गया था। पहले के टाइम पे विमेन्स इतने पोर्ट्रेट्स स्पेशलाइज नहीं थे विमेन्स के लिए, बट धीरे धीरे करके विमेन्स को भी इन सब में इन्वॉल्व करा गया। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो मतलब मिनिएचर पेंटिंग सबसे पहले आया कब, टाइम पीरियड देखे तो 7 to 12th सेंचुरी सी। तो मतलब 7th सेंचुरी के आसपास जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। 7th सेंचुरी में थोड़ा कम था, बट धीरे 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 करते करते 12th सेंचुरी तक वो ऑलमोस्ट सारी जगह पे कॉमन हो चुका था। उसके बाद किस किस रीजन में स्प्रेड हुआ था। सबसे पहले ईस्टर्न रीजन, यानी जो हमारा बिहार है, बंगाल है, वो हमारे ईस्टर्न रीजन में आता है, तो सबसे पहले वहां पे स्प्रेड हुआ था। फिर धीरे धीरे करके वेस्टर्न रीजन जो हमारा गुजरात है, राजस्थान है, धीरे धीरे वहां पे भी स्प्रेड होना शुरू हुआ। उसके बाद है सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से स्कूल, अर्ली स्कूल, जैसे अभी तो हाल फिलहाल में देखें तो राजस्थानी स्कूल है, पहाड़ी स्कूल है, बट बिल्कुल पहले की बात करें तो 2 स्कूल थे। पहले था कि पाल स्कूल। पाल स्कूल जो मैंने बताया वेस्ट बंगाल में, जो कि बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट पे फोकस करता था, एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यानी जो बुद्धा के जो स्कल्पचर होते थे, पेंटिंग्स होते, उस पर ज्यादा फोकस करते थे। उसके सब्जेक्ट वही है, बुद्धा एंड बोधिसत्व। फीचर्स क्या है, सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल फिगर्स, यानी सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल फिगर्स कैसे, बुद्धा को आपने देखा कितने काम फेस होता है, तो उन्हीं के इंस्पिरेशन से बिल्कुल सिंपल सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल फिगर यूज कर जाते थे। सिंपल कॉम्पोजिशन, बिल्कुल प्लेन सिंपल, ऐसा कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, बिल्कुल सिंपल होता है। रिलीजियस थीम, बुद्धा बताइए तो रिलीजियस थीम उसका मेन फोकस होता था। उसके बाद जो है सेकंड जो मैंने बताया वेस्टर्न इंडिया यानी जैन स्कूल, जो कि गुजरात एंड राजस्थान में मिला था। ठीक है, तो जैन टेक्स्ट में इनका जिक्र देखा जाता है। पहले तो हमारा वही पाल स्कूल वाला आया था, जो कि बुद्धिस्ट इंस्पायर्ड था। और जो हमारा ये जैन स्कूल है, वो ऑब्वियसली बात है जैन जो हमारा रिलीजियस रिलीजन था उससे इंस्पायर्ड था। फीचर्स क्या है, बोल्ड आउटलाइंस, जो हमारा पहले जो हमारा जो बुद्धा वाला था उसमें जो है इतने आउटलाइंस जो है ना बिल्कुल फाइन होते थे, कई बार आउटलाइंस नहीं भी होते थे, बट इसमें हम देखा जाए तो आउटलाइंस बिल्कुल बोल्ड होते थे, जो कि क्लियरली दिखे हमें। उसके बाद है ब्राइट कलर्स, कलर जैसे ब्राइट कलर रेड येलो, जो हमारे प्राइमरी कलर्स है रेड येलो ग्रीन ब्लू, वो मेनली यूज करे जाते थे। स्टाइलाइज्ड फिगर्स, बुद्धा वाले जो थे उसमें बिल्कुल काम सिंपल फिगर्स होते थे, बट जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें बिल्कुल स्टाइल प्रॉपर, उनके क्लोथिंग में बिल्कुल डिजाइन होते थे, तो स्टाइलाइज्ड फिगर देखे जाते हैं। लार्ज एंड एलोंगेटेड आईज, बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें, ताकि जो जैसे फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स के लिए बड़ी बड़ी एलोंगेटेड आईज बनाए जाते थे, जो कि सामने वाले को इम्प्रेस करता है। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट। 6 लिम्स क्या क्या इंडियन आर्ट की, आपने 11th में ही पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूप भेद। रूप भेद जैसे नाम से पता चल रहा है कि शेप, रूप मतलब अगर मेल है तो मेल में डिफरेंशिएट, फीमेल है तो फीमेल में डिफरेंशिएट, छोटा बड़ा जो डिफरेंशिएट कहते हैं रूप में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कैपेबिलिटी टू डिफरेंशिएट अमंग दिस सीन्स ऑब्जर्व बाय एन आर्टिस्ट, मतलब अलग अलग आर्टिस्ट जो थे सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो सबके जो है अलग अलग फीचर्स में दिखते थे, रूप भेद में अलग अलग फीचर्स दिखते थे। The artist should be able to clearly show different shape and form of object, जो भी वो ऑब्जेक्ट, जो भी फॉर्म, जो भी चीज यूज कर रहा है वो क्लियरली उसमें डिफरेंशिएट कर सके। सेकेंड है हमारा प्रमाण। प्रमाण मतलब करेक्ट साइज एंड प्रपोर्शन, अगर आप कुछ भी चीज उसमें ड्रॉ कर रहे हो, जो कुछ भी चीज पेंट कर रहे हो, तो उसका एग्जैक्ट साइज क्या होना चाहिए,
एग्जैक्ट प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए वो उस चीज का खासकर ध्यान रखते थे, ठीक है। प्रपोर्शन एग्जैक्ट रेशियो एंड मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पेंटिंग शुड बी लुक करेक्ट एंड बैलेंस, जो जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद है भाव। भाव मीन्स एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स। जो आप पेंटिंग बना रहे हो उसमें प्रॉपर एक्सप्रेशंस होने चाहिए, उसमें प्रॉपर फीलिंग्स होनी चाहिए, ताकि सामने वाला समझ सके कि पेंटिंग डिस्क्राइब क्या कर रही है। उसके बाद है लवण्य योजना, यानी इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेस और नॉलेज ऑफ ब्यूटी। अगर आप फीमेल की फिगर बना रहे हो तो उसमें फीमेल में अलग ब्यूटी होती है, अगर आप मेल की फिगर बनाए तो उसमें एक अलग ब्यूटी होती है, तो उस चीज का खास करके ध्यान रखना होता है। उसके बाद है सदृश्य। सदृश्य मतलब सिमिलैरिटी, रियलिस्टिक लुक। जैसे राजा की पोर्ट्रेट्स बनाते थे तो उसमें एग्जैक्ट जो जैसा राजा दिखता है उसके जैसा फेशियल फीचर्स है एग्जैक्ट वही आना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम सदृश्य। फिर लास्ट हमारा वर्णिका भंग, मतलब यूज ऑफ कलर्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया कि जो कलर वेरिएशन, अलग अलग इमोशंस के लिए, अलग अलग सीन के लिए अलग अलग इमोशंस होते हैं। अगर शाम का सीन है तो आप थोड़ा डार्क ब्लू कलर में स्काई बनाओगे, थोड़ा ब्लैकिश में अगर थंडर स्टॉर्म का सीजन है तो। उसके बाद है नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, उसमें है सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थानी स्कूल। राजस्थानी स्कूल है क्या, कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले है कि अमंग द वेरियस स्कूल ऑफ मिनिएचर आर्ट राजस्थानी स्कूल होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस। आपके मिड टर्म के लिए जो है राजस्थानी स्कूल अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी फाइनल के लिए भी है जरूरी, मतलब ये नहीं कह रही कि फाइनल के लिए नहीं है, बट मिड टर्म के लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका राजस्थानी स्कूल है, क्योंकि इसका जो मार्क्स है वो सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। उसके बाद है डेवलप बिटवीन 16 टू 19 सेंचुरी, यानी 16 सेंचुरी से वो शुरू हुआ था एंड 90 तक आते आते ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उसके बाद है नोन फॉर देयर ब्राइट कलर्स, डेलिकेट लाइन्स एंड डिपिक्शन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, रिलीजन एंड नेचर। सारी मिनिएचर पेंटिंग में है, बट राजस्थानी स्कूल में जो था इस चीज को और ज्यादा एनहेंस करा था, क्योंकि राजस्थानी स्कूल जो है एक टाइप से सबसे पहला माना जाता है कि सबसे पहले जो मिनिएचर पेंटिंग था राजस्थान में ही शुरू हुआ था। उसके बाद है स्मॉल इन साइज बट रिच इन डिटेल एंड इमोशंस। सारे मिनिएचर पेंटिंग में ये होता है, बट राजस्थानी में जो था जो डिटेल्स और इमोशन थे और उभर के दिखाए जाते थे। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, बिलीव्स एंड इमेजिनेशन। इसमें जो थे जो राजस्थानी पीपल यानी जो पेंटर्स थे ज्यादा इमेजिनेशन पे, क्योंकि इनके जो मेन थीम्स होते थे लव स्टोरीज हो गए, जो रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, भगवान से पेंटिंग बहुत सारी इन्होंने वो सब बनाई है, तो इनके बिलीव जो थे लव स्टोरी रिलीजन इन पे ज्यादा फोकस करते, तो इमेजिनेशंस बहुत थी इनके जो आर्टिस्ट थे। डीप डिवोशन जैसा मैंने बताया एंड आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ इंडियन पेंटर्स, ठीक है। तो आगे इसका हम देखेंगे ओरिजिन, कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ। द रूट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशिएंट मूरल पेंटिंग्स। मूरल पेंटिंग्स थी पहले के टाइम पे, उनसे इंस्पायर्ड था। अरे यार हम्म, उधर से कहां से करूंगी मैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन, कहाँ से शुरू हुआ हमारी राजस्थान जो पेंटिंग है, सबसे पहले उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो जो रूट्स मतलब ये कहाँ से देखे जाते हैं, सबसे पहले जो एंशियंट मूरल पेंटिंग जो थी हमारी एंड जैन मैन्युस्क्रिप्ट, जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट थे, जो हमारी मूरल पेंटिंग थे, इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी राजस्थानी पेंटिंग, तो उसका ओरिजिन ही वहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद है इन अर्ली पीरियड्स आर्टिस्ट पेंटिंग ऑन पाम लीव, जैसा कि मैंने बताया था कि पहले के टाइम पे जो हमारे वुडन पैनल्स हो गए, पाम लीव्स हो गए, पहले के टाइम पे इन्हीं सब चीजों में बनाया जाता था। उसके बाद है दीज पेंटिंग्स वर मेनली रिलीजियस डिपिक्शन ऑफ जैन तीर्थंकर्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो ये राजस्थानी पेंटिंग थी वो जैन से ज्यादा बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, तो इसलिए जैन तीर्थंकर जो होते थे उनके ज्यादा फोकस करते, रिलीजियस पेंटिंग्स बहुत सारी होती थी एंड जैन मैन्युस्क्रिप्ट से बहुत सारी उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी। उसके बाद जब पेपर फिर धीरे धीरे पेपर आ गए यूज में, उसके बाद है 14 सेंचुरी के आसपास आए थे जो हम यहाँ पे
इंडिया में पेपर शुरू हुए थे 14th सेंचुरी। ठीक है, आर्टिस्ट कुड क्रिएट मोर डिटेल एंड कलरफुल पेंटिंग। अब जैसे जो हमारे वुडन पैनल्स थे वो बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस होता है, कई बार उसको स्मूथ करने में टाइम लग जाता था। तो जब पेपर जैसे धीरे धीरे 14th सेंचुरी में इंडिया में आए तो आर्टिस्ट जो था अपने डिटेल्स को और अच्छे से उसमें डिफाइन कर पाते थे। तो आर्टिस्ट के लिए ये प्लस पॉइंट था कि वो अपनी डिटेल्स को इतना रिफाइन कर सके एंड पेपर का यूज करने के बाद। उसके बाद है 15 to 16 सेंचुरी राजस्थान वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रिंसली स्टेट। अब धीरे धीरे क्या हुआ था कि राजस्थान जब जैसे मिनिएचर पेंटिंग शुरू हुई तो राजस्थान में जो है अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स, छोटे छोटे सिटीज डिवाइडेड हो गए थे एंड उन सिटीज का अलग अलग मिनिएचर पेंटिंग धीरे धीरे डेवलप शुरू हुआ। तो हम जो जैसे क्या मेवाड़ हो गया, मरवाड़ हो गया, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर एंड बीकानेर, यही सारे जो हम सब स्कूल्स है राजस्थान के जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है ईच ऑफ दीज स्टेट्स बिकम अ सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर अंडर पैट्रोनेज ऑफ देयर राजपूत रूलर्स। राजस्थान में राजपूत रूलर्स ज्यादा देखे जाते हैं, इन्हीं के अंडर जो था धीरे धीरे डेवलप हुआ मिनिएचर पेंटिंग। अलग अलग रीजन के अलग अलग फीचर्स थे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जो ये रूलर्स थे इन्होंने आर्टिस्ट को प्रमोट करा, इनको सिखाते थे, अपने कोर्ट में रखते थे। बहुत सारे रॉयल जो पेंटर्स भी वहां पे कोर्ट में प्रेजेंट होते थे। उनके लिए रॉयल वर्कशॉप्स बनाई गई जिसको चित्रशाला भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे पेंटर जो अच्छे अच्छे मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, पेंटिंग वगैरह क्रिएट करते थे। उसके बाद इनके पेट्रोज में जो मिनिएचर पेंटिंग था वो एक ट्रेडिशन बन गया धीरे धीरे करके। जैसे मिनिएचर पेंटिंग धीरे धीरे शुरू हुआ था तो शुरुआत में इतना फेमस नहीं था, बट जैसे धीरे धीरे ये डेवलप हुआ तो एक ही इनका ट्रेडिशन ही बन गया बाद में। एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। धीरे धीरे करके अलग अलग फिर मिनिएचर पेंटिंग और आनी शुरू हुई। बट हमारे सिलेबस में जो मेन है हमारा, सिर्फ हम इसी पे फोकस करेंगे जो हमारे मेन सब स्कूल्स है। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे मुगल आए दिल्ली में, धीरे धीरे जैसे मुगल आए तो जो हमारा इंडियन आर्ट था, राजस्थानी जो हमारा ओरिजिन था, ओरिजिनल आर्ट था, उस पर धीरे धीरे मुगल का इन्फ्लुएंस भी पड़ना शुरू हुआ। तो कैसे शुरू हुआ था? ड्यूरिंग द सेम पीरियड जब मिनिएचर पेंटिंग अपनी पीक के आसपास था, उस टाइम पे क्या जो मुगल स्कूल थे वो डेवलप होने शुरू हुए नॉर्थ इंडिया में। वही जो हमारा दिल्ली वाला मेनली एरिया था, तो उस एरिया में जो मुगल जो धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हुए थे तो उन्होंने भी अपनी मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट करी थी। तो मुगल ने न्यू आर्टिस्टिक टेक्निक जैसे क्या नेचुरलिज्म, पर्सपेक्टिव एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट जो थे इंडिया में पहले बहुत कम बनाए जाते थे, बट जैसे मुगल आए तो उन्होंने ये नए नए फीचर्स करे रियलिज्म का। पहले रियलिज्म का फीचर था ही नहीं इंडिया में, ये चीज थी नहीं। उन्होंने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करा है कि रियलिज्म क्या होता है, कि तुम एग्जैक्ट तुम रियल पिक्चर्स उसमें रियल इमोशंस डालो। नेचुरलिज्म बिल्कुल मतलब बिल्कुल नेचर से रिलेटेड होना चाहिए एंड नेचुरल दिखना चाहिए पेंटिंग। उसके बाद है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में सारे इमोशंस आ जाते हैं एंड क्या कहते हैं लव स्टोरीज वगैरह, किसी की इमेजिनेशंस वगैरह आ जाती है इसमें। उसके बाद है मैनी राजपूत किंग मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस। धीरे धीरे करके जब मुगल्स आए उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा तो जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने जो है उनसे फ्रेंडली रिलेशन बनाए ताकि जो आर्टिस्ट है वो वहां के भेज सके, ताकि उनसे सीख सके। विच लेड टू एन एक्सचेंज ऑफ आर्टिस्टिक आइडिया। वही बात हुआ फिर जो इंडिया की जो पेंटिंग थी उसमें मुगल इन्फ्लुएंस दिखना शुरू हो गया। उसके बाद सम राजस्थानी आर्टिस्ट विजिट मुगल कोर्ट्स एंड ट्रेन बाय मुगल पेंटर्स। मुगल पेंटर्स बहुत ज्यादा, जैसे इसमें बताया कि वो रियलिज्म का, नेचुरलिज्म का बहुत सारा यूज करते थे। तो उसके बाद क्या, जो राजस्थानी आर्टिस्ट थे, जो हमारे इंडिया के ओरिजिनल आर्टिस्ट थे, उनको धीरे धीरे करके मुगल कोर्ट में भेजा गया ताकि जो मुगल के आर्टिस्ट है, जो मुगल कोर्ट में जो आर्टिस्ट, रॉयल आर्टिस्ट रहते थे, उनसे वो सीख सके कि क्या क्या वो कैसे आइडियाज यूज कर रहे हैं, किस टाइप के फीचर्स यूज कर रहे हैं वो। उसके बाद राजस्थानी बिगिन टू शो दी टेक्निकल इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल स्टाइल। फिर वही धीरे धीरे अगर वो जाके सीखेंगे तो जो हमारा राजस्थानी आर्ट है और जो हमारा मुगल आर्ट है वो मिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है एंड दे गेट इन देयर ओन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन हिंदू मिथोलॉजी, रोमांटिक लव एंड डिवोशन। भले ही जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उन्होंने मुगल स्टाइल से सीखा हो, बट जो उनका जो ओरिजिन था वो उन्होंने ओरिजिन अपना रखा। जो हमारे हिंदू मिथोलॉजी, जो हमारे स्टोरीज आती है, जैसे बहुत सारे शिवन सती वाले हो गए, राधा कृष्ण आ गया, ठीक है, इन सब के ऊपर उन्होंने फिर भी पेंटिंग्स बनाई। भले उन्होंने जो इंस्पिरेशन था वो उन्होंने मुगल से लिया, बट उसमें फीचर्स मुगल के डाले, बट जो उनका स्पेशल आइडियाज था वो हिंदुज्म पे ही बेस था। रोमांटिक लव में बहुत सारी स्टोरीज आती है, राजस्थान की फोक स्टोरीज हो गई। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो जैसे राधा कृष्णा वाली लव स्टोरी हो गई,
डिवोशन, डिवोशन में जैसे शिव बहुत सारे भगवान है, शिव स्पेशली शिव जी पे फोकस करा गया था। उसके बाद है राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग बिकम अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ Mughal refinement, Rajput emotions, resulting in one of the most vibrant school of Indian art. धीरे धीरे करके मुगल का इन्फ्लुएंस आना गया, बट उन्होंने ओरिजिन अपना ही रखा था। उसके बाद है अब हम आएंगे सब स्कूल पे कि कौन कौन से सब स्कूल है। सबसे पहले मेवाड़। मेवाड़ जो है सबसे प्योरेस्ट माना जाता है राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का, क्योंकि बाकी सारे जो हमारे सब स्कूल्स है उसमें थोड़े थोड़े मुगल का इन्फ्लुएंस देखा जाता है, बट मेवाड़ जो था उसमें कभी मुगल इन्फ्लुएंस हुआ ही नहीं। उसने बिल्कुल अपना ओरिजिनल ही लेके चला उस स्टार्टिंग से। तो मेवाड़ इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे पहला भी था एंड सबसे प्योर भी था। इट डेवलप इन उदयपुर अंडर सिसोदिया रूलर्स। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग स्पेसिफिक एरिया के अलग अलग रूलर्स होते थे, तो जो सिसोदिया रूलर्स थे उनके डिजाइन में उन्होंने मतलब उदयपुर एरिया में स्पेशली डेवलप हुआ था ये। फिर यूज ऑफ ब्राइट एंड कंट्रास्टिंग कलर्स सच एज रेड, येलो एंड ग्रीन। बेसिकली प्राइमरी कलर से यूज होते थे पहले, तो इतना जो आर्टिस्ट उनको आइडिया नहीं था कि ऐसे मिक्स करके कलर्स बनाते हैं। तो प्राइमरी कलर जैसे क्या हो गए, रेड हो गए, येलो हो गए, ग्रीन हो गए, तो इन सब का ज्यादा यूज कर, क्योंकि ज्यादा ब्राइट होते थे। रेड ब्राइट हो गया, येलो ब्राइट हो गया। उसके बाद है बोल्ड लाइन एक्सप्रेसिव फिगर्स। जो बोल्ड लाइन वाला जो आइडिया है उन्होंने जैन मैन्युस्क्रिप्ट से लिया था, एंड जो एक्सप्रेसिव फिगर्स है वो मुगल स्कूल से इंस्पायर्ड था। बट उस टाइम पे जब मुगल स्कूल नहीं था उस टाइम पे वो इतने सारे एक्सप्रेसिव फिगर्स बनाते थे। उसके बाद है जो रिलीजियस एंड रोमांटिक थीम्स स्पेशली सीन फ्रॉम रामायण, भागवत पुराण एंड राधा कृष्ण लव स्टोरी। जैसा मैंने बताया कि मिथोलॉजी पर ज्यादा बेस्ड थे उनके पेंटिंग्स, भागवत पुराण हो गए, रामायण, महाभारत, इन सब ज्यादा इंस्पायर्ड थे। फिर लेस इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल स्टाइल। जैसा बताया कि मुगल स्टाइल बहुत कम इन्फ्लुएंस है उस पर, उन्होंने अपना और ओरिजिनल जो फॉर्म था वही लेके चले थे आगे। ट्रेडिशनल इंडिया को उन्होंने बहुत शो करा था, इंडिया के ट्रेडिशन को शो करते थे ज्यादातर। जैसे साहिबदीन, इनके पोर्ट्रेट्स बहुत ज्यादा फेमस थे। जो साहिबदीन थे वो मेवाड़ स्कूल से बिलोंग करते थे, एंड इनके पेंटिंग्स अभी भी आप तुम सर्च करोगे तो बहुत सारे इनके पेंटिंग्स आते हैं जो बहुत फेमस थे। उसके बाद है सेकंड हमारा मरवार। मरवार को जोधपुर भी कहते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है एग्जाम में ना बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मरवार याद करके चले जाएंगे, उनको ये नहीं पता कि उसका जो अल्टरनेट नेम जोधपुर भी है। तो एग्जाम में घुमाने के लिए ऐसा पूछ सकते, तो प्लस पॉइंट है अगर तुम ये याद कर लोगे कि इसी को जोधपुर कहते हैं। एंड जो मेवाड़ का था उसका उदयपुर, वो भी याद करना है। उसके बाद है इट रिटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग लोकल एंड फोक कैरेक्टर। इसमें वही था जो लोकल एंड फोक कैरेक्टर, जैसे जो मेवाड़ था उसमें हमने क्या देखा कि रिलीजियस हिंदू मिथोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट इनमें जो राजस्थान की फोक स्टोरीज होती थी जैसे ढोला मारू, ये सब जो फोक स्टोरीज है राजस्थान की, उस पर ज्यादा फोकस करा जाता था। फीचर्स क्या है, सेम ब्राइट कलर्स एंड डेकोरेटिव पैटर्न्स। इसमें डिफरेंस क्या आ गया, ब्राइट कलर तो है ही, बट जो पैटर्न्स हैं वो थोड़े डेकोरेटिव, जैसे बॉर्डर बना दिया तो उसमें गोल्डन का यूज कर दिया, नॉर्मल कलर की जगह स्पेशल जो डेकोरेटिव आइडिया होते थे वो यूज करते थे। लार्ज एक्सप्रेसिव आईज एंड राउंड फेसेस फिगर्स। इसमें क्या था, जो बेसिकली ह्यूमन फिगर्स होते थे, भले मेल हो फीमेल हो, उसमें राउंड फेसेस ज्यादा यूज करा जाता था। एंड लार्ज आंखें बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, एंड एक्सप्रेसिव आईज इस तरह बनाना चाहते कि इमोशंस आंखों से ही पता चल जाए। उसके बाद थीम्स ऑफ हीरोइज्म, फोक टेल्स एंड रॉयल लाइफ। इनके मेन फोकस करते हैं हीरोइज्म, तुम किसी एक चीज को आइडिया लेके चल रहे हो उसके ऊपर बना दिया। फोक टेल्स, जैसे ऊपर भी लिखा था कि फोक स्टोरी पे ज्यादा फोकस। रॉयल लाइफ, राजाओं की कैसी लाइफ होती है उस पर ज्यादा फोकस करते थे। फिर है पेंटिंग ऑफन डिपिक्ट हंटिंग सीन एंड प्रोसेशन। हंटिंग सीन्स के बहुत सारे पेंटिंग्स दिखाए जाएंगे कि राजा कैसे हंटिंग करते थे, उनका कैसे पैशन होता, कैसा शौक होता था। राजस्थानी स्कूल दी शोज दी ब्रेवरी एंड कल्चरल प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स। इस स्कूल का मेन फोकस क्या था कि जो राजपूत रूलर्स होते थे उनकी लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस, उनकी जो रॉयल लाइफ होती थी उस पर ज्यादा फोकस करा जाता था। उसके बाद थर्ड आता है बूंदी एंड कोटा। जो बूंदी एंड कोटा है वो अलग अलग सिटीज है, बट उसको हम एक ही साथ पढ़ते हैं क्योंकि जो ये लोग था, क्योंकि दोनों जो एरिया है वो क्लोज रिलेटेड, मतलब उनके अगर हम देखा जाए तो साथ ही में थे, एंड उनके जो आर्टिस्टिक फीचर्स होते थे वो भी एक टाइप से ऑलमोस्ट मैच करते थे, सिमिलर थे। ठीक है, शेयरिंग मैनी स्टाइलिक फीचर्स, ठीक है,
एंड दीज रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मेवाड़ एंड मुगल ट्रेडिशन। तो जो बूंदी एंड कोटा थे वो मेवाड़ स्कूल से भी इन्फ्लुएंस थे एंड मुगल से भी इन्फ्लुएंस थे। इसके फीचर्स क्या है? ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ नेचर, नेचर का बहुत अच्छे से डिपिक्ट करा था इन्होंने, नेचर का यूज ज्यादा करते थे, जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन्स है हमारे, एनिमल्स है, तो इन सब चीजों को अपने पेंटिंग में बहुत ज्यादा यूज करते थे वो। उसके थीम्स क्या, जैसे रागमाला हो गया, बारहमासा, रॉयल हंटिंग, ठीक है, इनका मेन फोकस हंटिंग पे ही होता था, बट इसके साथ साथ वो 12 मासा यानी जो 12 मंथ का कॉन्सेप्ट है वो भी लेके चलते थे। फाइन ब्रश वर्क एंड सॉफ्ट कलर्स, सारे राजस्थानी स्कूल्स में सॉफ्ट कलर्स यूज कर जाते थे एंड फाइन ब्रश का भी ऑलमोस्ट सारे पेंटिंग में यूज करते थे। बूंदी पेंटिंग आर रोमांटिक एंड पोएटिक वाइल कोटा पेंटिंग्स आर डिपिक्ट रॉयल हंट्स विद ग्रेट रियलिज्म। जो बूंदी पेंटिंग थी उसमें रोमांटिक सीन ज्यादा होते थे जो भी लोकल फोक टेल्स हो गए उससे इंस्पायर्ड कोई भी रोमांटिक सीन्स हो गए, पोएटिक का यूज करा जाता था। बट जो कोटा पेंटिंग उसमें रॉयल हंट्स वगैरह जो राजपूत रूलर्स थे उनके रॉयल लाइफ को ज्यादा दिखाया जाता था। उसके बाद है किशनगढ़ जो है उसमें क्या है, एलिगेंस एंड स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन आप सारे राजस्थानी पेंटिंग में देख लोगे, बट एक अलग अलग स्कूल्स है उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो हर स्कूल में जो मतलब एक्सप्रेशन जो थे सब अलग अलग एक्सप्रेशन का यूज करते थे। अपने पीक पे कब थी जो किशनगढ़ वाली स्टाइल है, वो राजा सावन सिंह, जो राजा सावन सिंह है उनके टाइम पे जो किशनगढ़ जो मिनिएचर पेंटिंग थी बहुत ज्यादा पीक पे थी अपने। एंड 18th सेंचुरी में जो है निहाल चंद एक आर्टिस्ट है, वो जब आए तो किशनगढ़ की जो ब्यूटी है उनके जो पेंटिंग और ज्यादा एनहेंस हो गई और ज्यादा लोगों में फैलनी शुरू हुई है। फीचर्स क्या है, ग्रेसफुल फिगर्स विद एलोंगेटेड फेसेस एंड आलमंड शेप आईज। जैसे कि हमने बाकी सब में देखा कि एलोंगेटेड आईज थी, बट हम किशनगढ़ की बात करें तो आलमंड शेप आईज का यूज करते थे वो, स्पेशली फीमेल फिगर्स में। जो निहाल चंद है उन्होंने फीमेल फिगर्स बहुत ज्यादा बनाई है, आगे हम पढ़ेंगे भी इनके पेंटिंग। फिगर्स जो ग्रेसफुल फिगर्स एंड एलोंगेटेड फेसेस, जैसे बाकी हमने पिछले में देखा तो राउंड फेसेस थे, बट इसमें क्या एलोंगेटेड, थोड़े चौड़े फेसेस, लंबे फेसेस बनाए जाते थे। इसके थीम्स क्या थे, लव पे बेस्ड थे, स्पेशली राधा एंड कृष्णा। जो किशनगढ़ स्टाइल है उन्होंने स्पेशली राधा एंड कृष्णा पे ही फोकस करा था, उनका ये जो स्पेशली निहाल चंद है इनका मेन फोकस यही रहता था, उनकी स्पेशलिटी इसी में थी। लैंडस्केप का यूज करते, जैसे लेक हो गया, लोटस हो गया, मिस्टी हिल्स हो गए, तो लैंडस्केप का इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने यूज करा है। फेमस पेंटिंग क्या है, बनी ठनी, निहाल चंद ने ही बनाई है पेंटिंग, जो कि इंडिया, इसको मोनालिसा ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट ने इसको एज अ टैग दिया है, इसी स्कूल से बिलोंग करती है एंड ये स्पिरिचुअल लव एंड ब्यूटी को भी डिपिक्ट करते हैं। फिर एंड जयपुर क्या है, वो सबसे आखिरी में, इन सब के बाद तो लास्ट में जयपुर हमारा डेवलप हुआ था, एंड जयपुर पे सबसे ज्यादा मुगल इफेक्ट देखा जाता है क्योंकि दिल्ली से सबसे ज्यादा क्लोज जयपुर ही था उस टाइम पे, एंड अभी भी देखा जाए तो क्लोज वही है। उसके बाद है ये लिखा है कि showed strong मुगल इन्फ्लुएंस बिकॉज जयपुर रूरल मेंटेन क्लोज टाइज विद मुगल कोर्ट। इनका जो रिलेशन था मुगल से बहुत अच्छा था बाकी सारे सब स्कूल्स के कंपेयर में, इस चक्कर में जयपुर के ऊपर बहुत ज्यादा मुगल इन्फ्लुएंस देखा जाता है। बैलेंस कंपोजिशन, नेचुरलिस्टिक बैकग्राउंड, कॉम्पोजिशन बिल्कुल बैलेंस, मतलब कलर का कैसे यूज करना है, कलर किस कलर के साथ कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। नेचुरल बैकग्राउंड बिल्कुल नेचुरलिस्टिक, मतलब नेचर से इंस्पायर्ड बेसिकली होता था। उसके बाद है यूज ऑफ गोल्ड एंड फाइन शेडिंग, गोल्ड स्पेशली इनके जो बॉर्डर्स है उसमें गोल्डन कलर बहुत ज्यादा यूज करा गया था, क्योंकि मुगल्स जो अपने बॉर्डर्स में गोल्डन कलर बहुत यूज करते, तो इसी से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने भी गोल्डन कलर बहुत ज्यादा यूज करा था। एंड फाइन, बिल्कुल फाइन उनके डिटेल्स, बिल्कुल फाइन डिटेल्स होती थी। सब्जेक्ट क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट्स होते थे, कोर्ट सीन्स हो गए एंड हिंदू डाइटीज आप ऑलमोस्ट सब सारी पेंटिंग्स में देखोगे। एंड पोर्ट्रेट भी मुगल ने शो करा था, तो जयपुर में भी पोर्ट्रेट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। एंड देन कोर्ट सीन्स, राजा की रॉयल लाइफ हो गई, कोर्ट के सीन्स हो गए। फ्यूजन ऑफ मुगल टेक्निक विद राजपूत थीम्स, ऑब्वियसली बात है मुगल के साथ इतने ज्यादा अटैच थे, इतना ज्यादा इनके साथ आना जाना था, तो उसके ऊपर मुगल टेक्निक का इफेक्ट पड़ा था। जयपुर बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मिनिएचर पेंटिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन। लास्ट टू लास्ट जयपुर जो था एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था मिनिएचर पेंटिंग का।
उसके बाद है सिक्स्थ हमारा बीकानेर। बीकानेर जो था वो मुगल स्टाइल से भी इन्फ्लुएंस हुआ था, क्योंकि इसके दिल्ली से, बीकानेर का दिल्ली से क्लोजनेस बहुत था। इसमें क्या थे, सॉफ्ट कलर यूज करे जाते थे, लाइन बहुत बिल्कुल फाइन, बिल्कुल पतली पतली लाइन यूज होती थी, नेचुरलिस्टिक ह्यूमन फिगर एंड आर्किटेक्चर। इसमें आर्किटेक्चर का यूज होता था, जैसे मुगल को आर्किटेक्चर बहुत पसंद थे, तो इसमें देखा जाता है कि इसमें आर्किटेक्चर का भी बहुत ज्यादा यूज हुआ है। एंड देन सब्जेक्ट इंक्लूड पोर्ट्रेट्स, रॉयल सीन्स एंड रिलीजियस थीम। रिलीजियस थीम सब में देख लोगे वही सेम इसमें था, पोर्ट्रेट्स एंड रॉयल सीन्स थे। Artists from Bikaner were highly skilled and often worked with both Mughal and Rajput courts. ऑब्वियस सी बात है, अगर बीकानेर स्कूल सबसे क्लोज है दिल्ली के, तो मुगल से बहुत अच्छा रिलेशन था, तो इस वजह से जो है वहाँ के जो पेंटर्स है हाईली स्किल्ड थे, मुगल के जो पेंटर्स है हाईली स्किल्ड थे, तो उनके पास भेजे जाते थे, उनके साथ सीखते थे। उसके बाद क्या, राजस्थानी स्कूल के ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थानी स्कूल के थीम्स क्या थे। सबसे पहले के रिलीजियस थीम्स, जिसमें हिंदू एपिक्स में रामायण हो गया, महाभारत हो गया, भगवत गीता हो गया, राधा कृष्ण की लव स्टोरी हो गई, तो इन सब पे उनका मेन फोकस होता था। रामायण के कैरेक्टर्स हो गए, महाभारत के कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, भगवत गीता के हो गए, राधा कृष्ण की लव स्टोरी पे बहुत ज्यादा पेंटिंग्स बनी है, ठीक है। तो क्या डिपिक्ट करता है कि इसमें सोल डिवोशन टू गॉड, यानी भगवान की तरफ उनका बहुत ज्यादा डिवोशन था। फिर है रागमाला पेंटिंग, ठीक है, जो कि डिफरेंट राग यानी म्यूजिकल मोड के हिसाब से, डिफरेंट राग के हिसाब से अपने इमोशंस वगैरह डिफाइन करते थे, डिस्क्राइब करते थे, ह्यूमन एंड नेचर फॉर्म्स, ठीक है, एक्सप्रेसिंग मूड्स लाइक लव, सेपरेशन एंड जॉय। अलग अलग मूड्स डिपिक्ट करते थे पेंटिंग के थ्रू, लव हो गया, जॉय हो गया, इमोशंस हो गए, सेपरेशन हो गए। 12 मासा मीन्स 12 सीजन, तो चेंजिंग सीजन एंड देयर इमोशनल इफेक्ट ऑन पीपल एंड नेचर। जैसे बहुत सारी पेंटिंग देखोगे तो मतलब जैसे फागुन का टाइम होता है, तो उसमें कहते हैं कि राधा कृष्णा का लव जो था बहुत प्योर था, तो उस चीज पे बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस करा था। फिर है कोर्ट एंड हंटिंग सीन्स, रॉयल लाइफ दिखाते थे, प्रोसेशन हो गया, हंटिंग एक्सपीडिशंस वगैरह दिखाए जाते थे, राजपूत की ब्रेवरी को शो करते थे बेसिकली, कि राजपूत रूरल्स बहुत ब्रेव है, उनकी हंटिंग दिखा के ये शो करते थे। एंड देन फोक एंड रोमांटिक थीम, जो राजस्थान की बेसिकली जो फोक स्टोरीज है उसके ऊपर इनका मेन फोकस रहता था। उसके बाद उसके कलर सिंबलिज्म देखिए, कौन सा कलर किस किस को डिफाइन करता है, जो पेंटर यूज करते थे, तो पेंटिंग में कौन सा कलर किसके साथ जाना चाहिए, कौन सा, अगर इमोशनल सीन है तो हमें कौन सा कलर यूज करने चाहिए, अगर पेंटिंग लव वाली तो हमें कौन सा कलर यूज करना चाहिए। तो कलर्स यूज टू सिंबलिकली टू कन्वे इमोशंस कन्वे करने के लिए हम अलग अलग कलर यूज करते हैं। जैसे रेड किसके लिए, लव एंड एनर्जी के लिए, येलो क्या है, जॉय एंड डिवोशन, ब्लू किस लिए यूज करा हमने, डिविनिटी एंड कामनेस। जैसे ब्लू कलर देखोगे तो अगर राधा कृष्ण की बहुत सारी पेंटिंग है जिसमें कृष्ण के ऊपर, राधा के ऊपर ब्लू कलर से एक सर्कल टाइप का दिखाया गया, जो कि उनकी डिवाइन पावर को शो करती है। ग्रीन किसके लिए, नेचर हो गया एंड फर्टिलिटी के लिए। व्हाइट प्योरिटी को शो करता है, एंड ब्लैक कलर जो है एविल या मिस्ट्री को शो करता है। उसके बाद द केयरफुल यूज ऑफ कलर मेड ईच पेंटिंग वाइब्रेंट एंड एक्सप्रेसिव। जैसा कि बताया था स्टार्टिंग में भी कि जो कलर कॉम्बिनेशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था किसी भी आर्टिस्ट के लिए, ताकि वो अपने इमोशंस वगैरह जो उसकी फीचर्स है वो शो कर सके। फिर क्या, आप जैसे जब मिनिएचर पेंटिंग धीरे धीरे डेवलप हुई, तो एक टाइम बाद अपने पीक पे पहुंच गया, पीक पे पहुंचने के बाद उसका डिक्लाइन भी होता है सब चीज का। जैसे आजकल भी जैसे चीजें ट्रेंडिंग पे चलती है, कोई नया ट्रेंड आया तो वो कम हो गया, उसका ट्रेंड कम हो गया, तो सेम ऐसे ही इसका भी डिक्लाइन होना शुरू हुआ था। तो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन बिगिन टू डिक्लाइन इन 19th सेंचुरी। जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था 16 to 19th सेंचुरी के बीच में डेवलप हुआ था, ये 19th सेंचुरी के पास डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। क्योंकि क्या था, प्रिंसली स्टेट जो थे वो धीरे धीरे फॉल होना शुरू हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो धीरे धीरे करके प्रिंसली स्टेट पे कब्जा कर रहे थे, तो उसके फॉल के साथ साथ मिनिएचर पेंटिंग भी फॉल होना शुरू हो गई थी। वेस्टर्न आर्ट एंड फोटोग्राफी रिप्लेस ट्रेडिशनल पेंटिंग। अब क्या था, धीरे धीरे इंडिया डेवलप हुआ, तो फोटोज जो कैमरास वगैरह इंट्रोड्यूस हुए, तो अब कोई पेंटर जो है सामने से बना रहा है, तो उसके लिए राजा को बहुत देर तक खड़े रहना, अगर पोर्ट्रेट बनवा रहे तो राजा को बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता था, बैठे रहना पड़ता था सेम ही पोजीशन में। तो इस कैमरा आने के बाद तो काम इजी हो गया कि बस एक बार फोटो क्लिक करे हो गया, राजा का तो काम इजी हो गया। तो इस चीज ने, उस कैमरा ने भी जो फोटोग्राफी उसने रिप्लेस कर दिया था मिनिएचर पेंटिंग को, तो उसका क्रेज बिल्कुल खत्म हो गया था। एंड देन वेस्टर्न आर्ट,
वेस्टर्न आर्ट इंट्रोड्यूस हो गया, तो वेस्टर्न आर्ट लोगों को और ज्यादा अच्छी लगने लग गई। उसके बाद है मैनी आर्टिस्ट लॉस्ट रॉयल पैट्रोनेज एंड हैड टू सीक देयर अदर वर्क। पहले क्या थे, जो पेंटर्स होते थे वो कोर्ट में ही होते थे, स्पेशली राजा के लिए ही पेंटिंग्स बनाते थे, किसी और के नहीं, एक स्पेसिफिक राजा के लिए, तो वो रॉयल पेंटर्स होते थे। अब क्या, जैसे इसका क्रेज खत्म हो गया तो रॉयल पेंटर्स को अपना काम छोड़ना पड़ा और उसको दूसरा काम अपनाना जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती क्या कहते हैं, मतलब उनको मजबूरीवश उनको जो है अपना दूसरा काम अपनाना पड़ा। उसके बाद 20th सेंचुरी में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए थे कि ताकि जो हमारा राजस्थानी जो स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है ये हमारा ओरिजिनल मेंटेन रहे, भले डिक्लाइन हो गया था बट डिक्लाइन होने के बाद भी उसकी ओरिजिनलिटी बनी रहे, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो देख सके कि हमारी इंडिया कैसा था, पेंटिंग्स कैसी थी हमारी ओरिजिनल पेंटिंग्स। फिर है आर्ट स्कूल, म्यूजियम एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एनकरेज दी स्टडी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मिनिएचर आर्ट। धीरे धीरे आर्ट स्कूल्स बनाए गए जिसमें हमारी जो हमारी ओरिजिनल, जो हमारी पहले की पेंटिंग्स थी उसके फीचर्स वगैरह उसमें इंट्रोड्यूस करते थे, बताते थे बच्चों को कि ऐसा था हमारा इंडिया। फिर म्यूजियम्स बनाए गए, इसमें अलग अलग पुरानी पेंटिंग्स को प्रिजर्व करके रखा गया। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे जिसने जो मिनिएचर पेंटिंग थी उसको एनकरेज करने के लिए। उसके बाद आज के टाइम पे जो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग है वो वर्ल्ड वाइड जो है उसकी अपनी ब्यूटी के लिए, क्राफ्टमैनशिप एंड स्टोरी टेलिंग पावर के लिए जानी जाती है। तो अब यहाँ से हमारी शुरू होती है कि हमारे जो हमारे सिलेबस में कौन कौन सी पेंटिंग है। पहली पेंटिंग कौन सी हमारी, जिसका नाम है मारू रागनी। तो जो पेंटिंग है सबसे पहले किसने बनाई थी, इसका पेंटर कौन है, साहिबदीन। साहिबदीन का हमने पहले भी जो मेवाड़ स्कूल में साहिबदीन का हमने चर्चा करा था कि मेवाड़ स्कूल में साहिबदीन जो है बहुत फेमस था। मीडियम क्या है, ऑलमोस्ट पेंटिंग की मीडियम जो हम पढ़ेंगे वो वाटर कलर ऑन पेपर है, क्योंकि राजस्थानी स्कूल में धीरे धीरे जब राजस्थानी स्कूल अपने पीक पे था तब पेपर यूज होने शुरू हो गए थे, तो ऑलमोस्ट पेंटिंग का जो मीडियम है वो पेपर ही है। किसके अराउंड है, 18th सेंचुरी के अराउंड देखा जाता है। अब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, भले आपसे ये सारी डिटेल्स पूछे हो या ना पूछे बट आपको लिख के आना है। आप टाइम पीरियड स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी सारी चीजें आपको लिखनी जरूर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके मार्क्स कट हो जाते हैं, भले मेंशन ना हो बट आपको ये लिखना जरूरी है। सब स्कूल कौन सा है, मेवाड़। मेवाड़ को उदयपुर भी बोला जाता है, जो हमने पहले बताया भी था। टेक्निक क्या है, टेम्पेरा। और कहाँ पे कलेक्ट, कहाँ पे अभी ये प्रिजर्व करके रखा गया, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो अब हम देखते हैं इस पेंटिंग को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। अब आप किसी भी पेंटिंग को डिस्क्राइब करते हो तो ऐसा भी नहीं कि बीच से कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दो, आप टॉप टू बॉटम लेके चलोगे। जैसे इसमें क्या सबसे पहले लिखा है कि ऊपर आप देख रहे कुछ इंस्क्रिप्शंस है, तो आप इंस्क्रिप्ट पहले लिखोगे कि ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन है जो कि क्लियर नहीं है। अगर आपको किसी किसी बुक में लिखा होता है कि इंस्क्रिप्शन में क्या शो कर रहा है, तो अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता है तो आप लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता तो आप उसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ इतना लिख दो कि जो हमारी ये मिनिएचर पेंटिंग है उसके ऊपर एट द टॉप कुछ लिखा हुआ है जो कि क्लियर नहीं है। उसके फिर धीरे धीरे आप नीचे आओ, जैसे फिर आप डिफाइन करो, कलर कॉम्बिनेशन डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप पहले धीरे धीरे करके उसका बैकग्राउंड लिखना शुरू करोगे। जैसे ये हमारी स्टोरी है तो किससे इंस्पायर्ड है, ढोला मारू सीरीज से इंस्पायर्ड है। उसके बाद कैसे कैसे इसने कलर कॉम्बिनेशन शुरू करा है, तो प्रॉपर इंट्रो, बॉडी एंड लास्ट में कंक्लूजन। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दिस पेंटिंग मारू इज शोन एज द वाइफ ऑफ राजश्री। जो हमने पहले जो ये पेंटिंग हमने देखी थी तो ये राजा है और ये रानी है, तो हम ये डिफाइन करेंगे राजा और रानी जो है इसमें जो राजा है मारू एंड उसकी वाइफ है रागिनी। उसके बाद देखेंगे ये फोक स्टोरी से इंस्पायर्ड है, ढोला एंड मारू। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ढोला एंड मारू से इंस्पायर्ड है वो। राजस्थान की बहुत पॉपुलर फोक स्टोरी है ये। इसमें क्या है, जो प्रिंसेस का नाम मारू है एंड वो अपने प्रिंसेस के साथ जो है ऊंट पे दिखते हैं, राइड करते हैं। तो ये जो राजा और रानी थे इनको वो अपने बिगनिंग स्टेज में ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसका ओवरव्यू लेके के चलेंगे कि किस चीज से इंस्पायर्ड है, कैसे क्या है। तो ये इंट्रो में हमारा 2 से 3 लाइन मोर देन इनफ है। फिर हम बॉडी पे आएंगे कि सबसे पहले क्या देंगे, एट द टॉप ऑफ द पेंटिंग देयर इज एन इंस्क्रिप्शन रिटन नोट। यहाँ पे लिख दे कि जैसे मैंने बताया कि टॉप मोस्ट पे एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप इसमें ये भी एक चीज लाइन ऐड कर सकते हो कि जो कि क्लियर नहीं है,
अगर आपको उसका मतलब पता है आप लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं, बट उसका मीनिंग एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। बाकी स्किप करोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कट होंगे। फिर इन दिस पेंटिंग अ मैन एंड वुमेन आर शोन राइडिंग इन अ कैमल इन अ येलो डेजर्ट। जैसे कलर यहाँ पे डिफाइन करा गया है, तो आपको कलर कॉम्बिनेशन डिफाइन करना है कि कौन सा कलर किस चीज के लिए यूज करा गया, किस चीज को सिंबल करता है, किसको शो करता है। They were beautiful and richly decorated clothes. Obviously बात है, राजा है, रानी है, रॉयल लाइफ है उनकी, तो उनकी जो डिटेल्स है, उनके कपड़ों की डिटेल्स भी आपको लिखनी पड़ेगी, स्पेशली कलर्स, किसने कौन कौन से कपड़े पहने, आप वो भी लिख के आओगे। इसमें मेंशन नहीं है, बट आपको लिखना है वो। कैमल इज शोन मूविंग ग्रेसफुली एंड इज डेकोरेटेड फॉर दी स्पेशल ओकेजन। जो हमारा कैमल है उसको भी बिल्कुल रॉयल लाइफ, जैसे रॉयल राजा रानी डेकोरेटेड, वैसे उनको भी डेकोरेट किया, क्योंकि रॉयल एनिमल है वो। उसके बाद क्या है, उसको मूविंग ग्रेसफुली, मतलब आप अगर पेंटिंग में देखोगे तो उसकी जो पूंछ है वो हवा में है, जो क्या डिपिक्ट करता है कि वो चल रहा है या भाग रहा है। फिर अ सर्वेंट वॉकिंग फ्रंट ऑफ द कैमल एंड लीड। उसके सामने देखो एक सर्वेंट है जिसने कैमल को आगे जाने के लिए गाइड कर रहा है। तो आप इसमें ये भी लिखोगे कि सर्वेंट जो है उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उसका धोती कौन सा, उसका कुर्ता कौन सा कलर का है। तो अगर आप ये लिखोगे 6 मार्क्स में लिखना जरूरी है। सेकंड अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो स्किप भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। एंड फोरग्राउंड पेंटिंग इन लाइट ग्रीन कलर, ग्राउंड का भी कलर बता दिया इसमें, स्काई का भी कलर बता दिया। फिर 2 गार्ड्स कैरिंग स्पर्न स्वॉर्ड्स एंड डैगर्स, जो आगे जो 2 कहते हैं असेंडर्स चढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या चीज होल्ड कर रखे है वो भी आप मेंशन करोगे इसमें, ठीक है, जो कि उनके साइड में चल रहे हैं। एक हंटिंग डॉग भी दिखाया गया है व्हाइट कलर में, जो कि गार्ड्स के साथ में चल रहा है, आगे चल रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है, स्काई जो है वो डार्क ब्लू में पेंट करा गया है, जो कि रात के सीन को दिखाता है। कलर कॉम्बिनेशन लिखना जरूरी कि अगर ये कलर यूज है तो किसको डिपिक्ट करता है, अगर ये कलर यूज करते तो किसको डिपिक्ट करता है, तो उसके आपके मार्क्स बढ़ेंगे। फिर सेकंड पेंटिंग आती है हमारी कृष्णा ऑन स्विंग। इसके पेंटर कौन है, नूरुद्दीन, ठीक है। उसके बाद है मीडियम क्या है इसका, सबका मीडियम सेम ही है, वाटर कलर पेपर है, तो ये तो आपको सिंपली याद हो जाएगा। फिर है सब स्कूल क्या है इसका, बीकानेर, ठीक है। टेक्निक भी सबकी सेम है। कलेक्शन में क्या है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, सबका कलेक्शन भी सेम ही है ऑलमोस्ट। जो पेंटिंग्स है उसको दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में ही रखा गया है। कुछ कुछ पेंटिंग जो मॉडर्न हिस्ट्री की पेंटिंग्स है उसमें थोड़ा बहुत चेंज मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम पेंटिंग डिस्क्राइब कैसे करेंगे, जैसे कि हमारी पेंटिंग जो थी, आप देखोगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे अलग सीन है एंड यहाँ पे अलग सीन है। तो आपको ये भी लिखना जरूरी है कि कैसे इसमें डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे पेड़ों से और पहाड़ों से उसको डिवाइड कर रखा है, तो पहले आप ऊपर वाला सीन डिपिक्ट करोगे, डिस्क्राइब करोगे, एंड देन नीचे वाला करोगे। इसमें क्या करें, स्टेप वाइज बढ़ते रहोगे तो स्टेप के मार्किंग मिलेंगे। अगर आप ऐसे आगे पीछे करके लिखोगे तो मार्क्स आपके कट भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद डिफाइन करेंगे पेंटिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इंट्रो में लिख दिया कि हाँ ये ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, ठीक है। एंड उसमें ये भी लिख सकते हो कि इसमें राधा कृष्णा की लव स्टोरी वगैरह डिफाइन करिए, तो इंट्रो में 2 से 3 लाइन काफी है। फिर देखेंगे अपर पार्ट में दिखाया क्या गया है। कृष्णा जो है वो बैठे हुए हैं एक डेकोरेटेड स्विंग, झूले पे बैठे हुए हैं, इनसाइड अ पैलेस लाइक बिल्डिंग। जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो देखो एक यहाँ पे बिल्डिंग सी बन रखी है जिसमें बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका पैलेस हो सकता है जिसमें वो लोग बैठे हैं। उससे क्या है, ही वेयर्स अ पीकॉक फेदर क्राउन। अब उनकी जो उन्होंने जो पहन रखा है उसको हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर 6 मार्क में पूछा आपसे क्वेश्चन तो आपको प्रॉपर इसको A to Z डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब माइनर से माइनर डिटेल भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर 2 मार्क्स से पूछा आप ओवरव्यू देके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ कि ये भी ध्यान रखें कि ओवरव्यू में भी ऑलमोस्ट पार्ट आपका कवर हो जाए। फ्लावर गार्लैंड, फूलों की माला पहन रखी है ना, ऑरेंज धोती, प्रॉपर डिफाइन कर दिया कि उन्होंने क्या पहन रखा क्या नहीं पहन रखा। फिर ये भी दिखाया कि उनको ब्लू कलर से पेंट करा जो कि उसके डिवाइन फॉर्म को दिखाता है, जो हमने अभी पहले ही पढ़ा कि ब्लू कलर जो डिवाइन फॉर्म को दिखाता है, तो वही इसमें यहाँ पे भी लिखा गया कि ब्लू कलर जो है उनके डिवाइन फॉर्म को दिखाता है। राधा जो है वो उनके ऑपोजिट साइड में बैठी हुई है, वो झूले के ऑपोजिट साइड में। उसके बाद है एंड वो उन्होंने क्या पहना है, घाघरा एंड चोली, जो कि बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। प्रॉपर डिफाइन करोगे, इसमें कलर भी लिख दोगे कि उन्होंने कौन से कलर का पहना है, तो अब प्लस पॉइंट ही आपके लिए। उसके बाद हर हेड इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट वेल। वेल क्या होता है, ओढ़नी, चुन्नी जो उन्होंने पहनी हुई, तो ट्रांसपेरेंट चुन्नी उन्होंने पहनी हुई है। बोथ राधा एंड कृष्णा आर सिटिंग ऑन अ कारपेट
विथ पिलोज। अगर आप पेंटिंग में देखोगे तो दोनों के बैक में पिलो रख रखा है, उन्होंने कारपेट पे बैठे हुए हैं। दे आर लुकिंग एट ईच अदर लविंगली, बहुत प्यार से एक दूसरे की तरफ देखे रहेगा। ये भी आप इस टाइप से लिखोगे तो टीचर को लगता है कि हाँ उसने बच्चे ने पढ़ा हुआ है। द पेविलियन हैज ब्यूटीफुल पिलर्स एंड लेक्टिक विंडोज। जैसे आप ये देखोगे तो इसमें देखो यहाँ पे इतने पिलर्स बना रखे हैं, यहाँ पे ये जो कॉरिडोर्स बना रखे हैं, तो आप ये भी डिफाइन करते हैं कि हाँ बहुत ब्यूटीफुली बना रखे हैं, जो कि उनके रॉयल को सिंबल करता है। उसके बाद क्या देखेंगे, अपर पार्ट हमने डिफाइन करता क्या था। अब हम देखेंगे लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में क्या दिखा रखा है, राधा एंड कृष्णा सिटिंग ऑन सेपरेटली अंडर अ ट्री। सेकेंड पार्ट में क्या है कि ट्री के अंडर दोनों, पहले वाले पिक्चर में कहते हैं वो दोनों आसपास क्लोज बैठे थे, बट सेकेंड पार्ट में क्या कि वो अलग अलग बैठे हुए हैं। एंड अ सखी, सखी क्या होता है, फीमेल फ्रेंड। अगर आप पेंटिंग में देखोगे तो यहाँ पे राधा और कृष्णा के बीच में एक फीमेल फ्रेंड दिखा, सखी दिखा रखी है, जो कि उनके बीच में खड़ी है। एंड अपीयर्स टू कैरिंग अ मैसेज। देखो इसमें हमने क्या लिखा, अपीयर्स टू, यानी हम कंफर्म नहीं है। पेंटिंग में कुछ अगर जैसे किसी ने भी बनाया है पेंटिंग तो उसने अपने पर्सपेक्टिव से बनाया है। अब हम जो देख रहे हैं हम ये नहीं लिखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, जो आपको एग्जैक्ट दिख रहा है आप एग्जैक्ट लिखो, बट जो आपको एग्जैक्ट नहीं पता, अब उसमें मे बी, प्रोबेबली, अपीयर्स टू ऐसे करके लिख दोगे तो मार्क्स कट नहीं होंगे। बट अगर आप ये नहीं लिखोगे तो हो सकता है मार्क्स इसमें आधे, एक मार्क्स, आधे मार्क्स कट हो सकते हैं। अगेन वही दिखाया कि जो कृष्णा है वो ये क्या कहते हैं, पिकॉक क्राउन, वही जो पहले बताया कि जो उनके क्राउन है उसमें पिकॉक बन रखा है, ठीक है। एंड येलो पिताम्बर रोब्स। रोब्स क्या, वही जो उन्होंने धोती पहनी है उसी को पिताम्बर, पिताम्बर मीन्स येलो। राधा इज वेयरिंग अ येलो घाघरा एंड चोली। जैसे इसमें इन्होंने कलर को डिफाइन कर दिया कि राधा ने इस कलर की घाघरा चोली पहनी है। ऐसे आप अपर पार्ट में जो राधा ने कपड़े पहने थे सेम आज को डिफाइन कर दो कलर की, उसने इन कलर की घाघरा चोली पहनी है। उसके बाद क्या, while the सखी wears a light purple strip dress। जैसे जो प्रॉपर कलर डिफाइन करा है कि इस कलर में है, कपड़े में स्ट्रिप्स है, प्लेन है, कैसा है। अगर आप डिफाइन करोगे तो टीचर को लगता है कि हाँ इस बच्चे ने पेंटिंग अच्छे से पढ़ी है। अब जो क्या कहते हैं पेपर ऐसा पेंटिंग नहीं आती है, आपको बस नॉर्मली एक हिंट दे दें कि इस राजस्थानी स्कूल की एक पेंटिंग है जिसमें राधा एंड कृष्णा के लव को दिखाया गया है, तो आप बताओ वो पेंटिंग कौन सी है एंड उसको पूरा डिफाइन करो। अगर 6 मार्कर में है तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। इंट्रो लिखो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसा है। जैसे हमने राजस्थानी वो ढोला मारू वाली मरु रागनी पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, प्रॉपर पहले इंट्रो में बताओ कि हाँ ये मरु रागनी से इंस्पायर्ड है, एक फोक लव स्टोरी राजस्थानी स्कूल की जो अभी भी फेमस है। उसका धीरे धीरे फिर पेंटिंग ऊपर से नीचे तक डिफाइन करो कि पहले स्काई का कलर ऐसा है, फिर बॉडी को भी अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर पे। फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि जो पेंटिंग है बहुत ब्यूटीफुली बनाई गई है, उसमें जो फीचर्स है बहुत अच्छे फीचर्स है, फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे से डिफाइन करे गए हैं, आर्टिस्टिक फीचर्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट में बस ओवरव्यू दे के खत्म। 2 मार्क्स में कहना बस ओवरव्यू दे दो, बट ये ध्यान रखें कि ओवरव्यू में कुछ डिटेल मिस ना कर दो आप। फिर क्या है, ट्रीज एंड अ स्मॉल हिल सेपरेट द 2 सीन्स। जैसे मैंने बताया कि 2 पार्ट में डिवाइड है। अब जैसे इसने क्या, ये कंक्लूजन में लिख दिया कि जो 2 पार्ट किससे डिवाइड हो रखे हैं, ट्रीज से, एंड हमारे जो बीच में माउंटेन्स है, हिल्स है, उससे सेपरेट हो रखे हैं। द लीव आर पेंटेड वेरी केयरफुली। लास्ट में से थोड़े थोड़े माइनर डिटेल्स बताने शुरू करें कि हाँ केयरफुली क्या कहते हैं पेंट करे गए हैं, ब्यूटीफुली पेंट करे गए हैं। जो कलर्स है वो ब्राइट कलर्स है, अट्रैक्टिव कलर्स है, एलिगेंट कलर्स है, एंड द लाइंस आर नीट एंड प्रिसाइज। लाइंस जो उसने ड्रॉ कर बिल्कुल नीट एंड प्रिसाइज है। उसके बाद क्या है, द पैलेस आर्किटेक्चर शो इन द पेंटिंग लुक्स ग्रैंड एंड मॉडर्न, क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ रॉयल पैलेस। ठीक है, इतना लिख के बस खत्म। ठीक है, फिर हमारी थर्ड पेंटिंग आती है राधा बनी ठनी। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है आपका आता ही आता है, भले घुमा फिरा के पूछा हो, कैसे पूछा हो। ठीक है, तो इसके पेंटर क्या, निहाल चंद। हमने अभी जब हम किशनगढ़ का पढ़ रहे थे उसमें हमने निहाल चंद का नाम देखा था और उसमें बताया भी था कि जो राधा बनी ठनी है बहुत फेमस पेंटिंग है। ठीक है, मीडियम जैसा मैंने सेम रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट सब स्कूल आपको लिख कर ही आना है, वो आप मिस नहीं कर सकते वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। टेक्निक सेम है, कलेक्शन भी सेम है। ठीक है, ये हमारी राधा बनी ठनी पेंटिंग है, इसको हम इंडियन मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। गवर्नमेंट ने इसको ये टाइटल दिया है बिकॉज ये फर्स्ट फीमेल पेंटिंग है जो कि बनी थी इंडिया में। ठीक है, राधा बनी ठनी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन इंडियन आर्ट। ठीक है, तो इसलिए
इसकी जो इस इम्पोर्टेंस की वजह से ये पेंटिंग किसी ना किसी तरह घुमा फिरा के भले एमसीक्यूज में पूछ ले, सेकंड 2 मार्क्स में पूछे, 6 मार्क्स में पूछ ले, बट आती ही आती है। उसके बाद क्या है, इट इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ आइडियल ब्यूटी एंड इज ऑफन कंपेयर टू फेमस पेंटिंग मोनालिसा। जैसा बताते हैं, उसको टाइटल दिया है इंडियन मोनालिसा का, ठीक है। द पेंटिंग हैज अ वेरी स्पेशल फीचर्स। क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहले जो वो पेंटिंग थी वो राधा रानी की पेंटिंग है, ठीक है। राधा इज शोन विद large curved eyes, arched eyebrows and long pointed nose। तो इसमें जो फीमेल की ब्यूटी जो है ना बहुत एनहेंस करके बताई। जैसे आप देखोगे पेंटिंग में, तो देखो जैसे ये आर्च्ड आईज, ये देखोगे, ठीक है। आईब्रो आर्च आईब्रो है, इसकी एलोंगेटेड आईज है, देखो। उसके बाद क्या है, बिल्कुल पॉइंटेड नोज है इसके। तो प्रॉपर जो फीमेल ब्यूटी है ना उसको इसमें डिफाइन करा गया है। उसके बाद क्या बोला है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला, पॉइंटेड नोज है, उसके बाद थिन लिप्स, ठीक है, क्लियर चिन एंड लॉन्ग ब्लैक कर्ली हेयर फ्लोइंग डाउन हर वेस्ट, ठीक है। तो जैसे इसमें दिखाया गया है, देखो कितनी शार्प चिन है, ठीक है, जिसे आजकल जॉ लाइन भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, बिल्कुल थिन लिप्स है, ठीक है, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी, प्रॉपर ऐसे विमेन्स को हम डिफाइन करते हैं। एंड बिल्कुल लॉन्ग ब्लैक कर्ली हेयर्स इसके, जो कि बहुत वेस्ट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स अगर डिफाइन करोगे ना तो टीचर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से पेंटिंग को स्टडी कर रहा है। फिर राधा इज होल्डिंग 2 लोटस बर्ड्स इन हर लेफ्ट हैंड। जैसा कि आपने पेंटिंग में देखा कि उन्होंने लेफ्ट हैंड में 2 लोटस बर्ड्स होल्ड कर रखे हैं। हर फिंगर्स आर लॉन्ग एंड ग्रेसफुल। फिंगर्स देखोगे तो जैसे देखो कितनी लंबी लंबी फिंगर्स बना रखी है, ठीक है, जो कि फीमेल ब्यूटी को डिफाइन करता है। उसके बाद क्या बोला है, विद हर राइट हैंड शी जेंटली होल्ड्स द एज ऑफ हर वेल। ओढ़नी, जो उन्होंने ओढ़नी पहनी उसको जेंटली, जैसे एक विमेन होल्ड करती है उसने वैसे होल्ड कर रखा है, जैसे रॉयल विमेन होल्ड करती है। फिर क्या, शी वेयर्स अ डेलिकेट ट्रांसपेरेंट ओढ़नी। फिर हम ओढ़नी के बारे में बताएंगे, ओढ़नी कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, उसके ऊपर बहुत सारे माइनर डिटेल्स कर रखे, जैसे गोल्डन डिजाइन बना रखा है, बॉर्डर देखो तो गोल्डन बॉर्डर है, उसके बीच में गोल्डन डिजाइन थोड़े थोड़े बना रखे हैं। हर क्लोथ एंड ज्वेलरी शोज द रिच लाइफस्टाइल ऑफ द राजपूत रॉयल फैमिली। जो फीमेल पोर्ट्रेट्स थे वो रॉयल फैमिली में ही फेमस थे, मिडिल क्लास हो गए और जो लोअर क्लास है उनमें फेमस नहीं थी उतनी, मतलब उनके लिए थी नहीं वो। तो ट्रांसपेरेंट वेल अलाउज द फेयर ब्यूटी ऑफ हर फेस एंड स्किन टू बी सीन। ओनली ट्रांसपेरेंट क्यों बनाई है, ताकि जो फीमेल की ब्यूटी है वो हम देख सके, छुप ना सके वो। द बैकग्राउंड ऑफ द पेंटिंग इज डार्क ब्लू विच मेक्स द राधा स्टैंड आउट ब्यूटिफुली। अब जैसे जो राधा उसमें बना रखी तो उन्होंने उसमें बहुत लाइट कलर यूज करे एंड उसके कंट्रास्ट में बैकग्राउंड में डार्क यूज करा, जो कि उसके ब्यूटी को एनहेंस करती है, उभर के लाती है। Her mysterious smile and expressive eyes represent the ideal beauty of women described in a ancient Sanskrit literature। पहले के टाइम में जैसे एग्जैक्ट संस्कृत लिटरेचर में विमेन को आइडियलाइज करा जाता था कि सारी विमेन चाहती कि हम ऐसी बने, तो प्रॉपर उसी की तरह उनके फेशियल फीचर्स, एक्सप्रेशन, आईज, सब चीज वैसी बनाई गई है। राधा इज शोन एज द आइडियल इंडियन विमेन, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड पोस्टेज स्टैम्प ऑफ राधा, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग से गवर्नमेंट को क्या कहते हैं टाइटल भी दिया, राधा किशनकर एंड इंडियन मोनालिसा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी चौगन प्लेन। चौगन क्या होता है, पोलो, जो आजकल पोलो खेलते हैं। पेंटर कौन है, दाना, मीडियम सेम है, कलेक्शन सेम है, टेक्निक सेम है, सब स्कूल का जोधपुर। इसमें क्या दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6 फीमेल्स दिखाई गई है जो कि पोलो खेल रही है। तो भाई ये जो गेम्स जो होता था ये भी रॉयल फैमिली में अलाउड था, रॉयल फैमिली की जो फीमेल थी वही खेलती थी, बाकी मिडिल क्लास सबके लिए सब नहीं था। दिस पेंटिंग शोज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स प्लेइंग पोलो। जैसा बताया कि चौगिन क्या था, पोलो, हॉर्स बैक, हॉर्स पे वो पोलो खेल रही है। एंड द पेंटिंग हैज अ सर्कुलर एंड बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन। जैसा हमने देखा पेंटिंग में कि ये जो फीमेल सारी है, फीमेल फिगर से एक सर्कुलर मोशन बना, जो फिगर बनाई है सर्कुलर उसमें बनाई गई है। विद ऑल प्लेयर्स गैदर अराउंड द पोलो बॉल। बीच में पोलो बॉल है तो उसके अराउंड बिल्कुल है जिससे कि बॉल को वो हिट कर सके। एन इंस्क्रिप्शन एट द टॉप ऑफ द पेंटिंग मीन्स
ब्यूटीफुल गर्ल राइडिंग हॉर्स एंड प्लेइंग। अगर आपको ये चीज याद हो जाती है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं आती, उसको आप स्किप भी कर सकते हो। एट द टॉप ऑफ द पेंटिंग 2 princesses आर राइडिंग हॉर्सेस। अब देखो अगर हम टॉप में देखें तो ये वाली और ये वाली, ये दोनों हम बिल्कुल रॉयल प्रिंसेसेस हैं, जो कि इनको टॉप में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रॉयल प्रिंसेसेस है। फिर धीरे धीरे उनकी दासिया जिसे कहते हैं, ये दासिया हो गई, एंड ये और ये चारों जो है रॉयल प्रिंसेसेस है, जो कि आप उसके पहनावे से भी पता कर सकते हो, जिन्होंने क्राउन्स वगैरह पहन रखे हैं प्रिंसेस ने। एंड फेसिंग ईच other female players are also riding their horses are running in a opposite direction। ठीक है वही बता रहे कि हॉर्सेस जो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट जो विमेन्स है उनका मेन फोकस है बॉल पे, कि बॉल को उनको हिट करना है, बट द राइडर्स आर ट्राइंग टू हिट एंड कंट्रोल द पोलो बॉल विद देयर लॉन्ग स्टिक्स। उसके बाद क्या है, द राइडर्स बेंड देयर अपर बॉडीज बैकवर्ड टू कीप देयर आईज ऑन द बॉल। हॉर्स बैकवर्ड जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बेंड होना पड़ा ताकि उनका मेन फोकस बॉल पे रहे। देयर हैंड्स आर कवर्ड विद वेल। जैसा रॉयल विमेन है तो ऑब्वियस बात है, बिल्कुल 16 श्रृंगार के साथ प्रॉपर वो दिखेगी। द बैकग्राउंड इज पेंटेड प्लेन ग्रीन, जो कि ग्राउंड का सीन दिखा रही है, किसी गार्डन का सीन दिखा रही है, विद अ फ्यू फ्लावर्स एंड लीव्स शोन इन डेकोरेटिव स्टाइल्स। रॉयल पैलेस है, रॉयल जगह है तो डेकोरेशन होगा ही होगा। एट द बॉटम ऑफ द पेंटिंग स्मॉल पैचेस ऑफ ग्रास इंडिकेट द ग्राउंड। ग्राउंड का सीन है तो हम ये दिखा देंगे ग्राउंड का सीन जो उन्होंने दिखाया, तो उसमें किस वजह से हम कह सकते हैं कि वो ग्राउंड का सीन है। द वुमेन वेयर्स ट्रेडिशनल घाघरा विच स्प्रेड आउट लाइक बेल्स एट द हॉर्स मूव। जो विमेन उन्होंने घाघरा पहन रखा है, तो जब हॉर्स मूव करेगा तो उनकी जो उनके घाघरा जो वो बिल्कुल फैल जाएगी। उसके बाद क्या है, द मूवमेंट ऑफ द हॉर्सेस एंड राइड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बता दिया है, क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ स्पीड। ठीक है, जो हॉर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि स्पीड को दिखा रहे हैं कि हॉर्स जो स्पीड में भाग रहे हैं। एंड द आर्टिस्ट हैज क्लियरली प्लेस्ड द पोलो बॉल इन द सेंटर, जिससे कि आर्टिस्ट का मेन फोकस उस पर है। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ऐसी एक राजस्थानी स्कूल में पेंटिंग है जो कि विमेन एम्पावरमेंट को शो करता है, क्योंकि पहले के टाइम में गेम्स वगैरह जो थे वो मेनली मेंस खेलते थे, बट ऐसी मतलब कुछ रॉयल विमेन से जिन्होंने ये सारे गेम्स खेलना शुरू करा, तो इसका क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है, फिर हमारी पेंटिंग है भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। तो ये जो सीन है ये महाभारत का है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राजस्थानी स्कूल में जो हमारी फोक टेल्स है उस पर फोकस करा गया है। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, राधा कृष्ण हो गया, हमने सारे एग्जाम्पल देख भी ले कि इससे पहले हमने राधा वाला देखा, फिर हमने फोक टेल जो मारू रागनी वाला देखा। ठीक है, तो ये वाली पेंटिंग जो है ये रामायण पे बेस है, तो उसके पेंटर कौन है, गुमन। ठीक है, मीडियम सेम है, ठीक है, कलेक्शन सेम है, सब स्कूल जयपुर है, एंड टेक्निक भी सेम है। अगर आपको टाइम पीरियड याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आप स्किप कर दो, उसके मार्क्स वैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, बट ये ठीक है, ये पेंटर नेम, मीडियम, सब स्कूल, टेक्निक एंड कलेक्शन लिखना जरूरी है। कलेक्शन को भी आप स्किप कर सकते हो, बट अगर लिख दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर टाइम पीरियड पूछा है तो लिखते रहो, अगर याद है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इस पेंटिंग में दिखाया क्या गया, द पेंटिंग टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम द रामायण। इट शोज द एपिसोड वेयर भरत ट्राइज टू कन्विंस राम टू रिटर्न टू अयोध्या। तो इसमें जब राम जो है वनवास चले गए थे तो भरत उनको बुलाने के लिए आए थे, तो उसमें ये वाला सीन दिखाया गया। तो हमने क्या उसका एक बैकग्राउंड दे दिया कि हाँ ये मतलब जो पेंटिंग है किस चीज से इंस्पायर्ड है। तो ऐसी सारी आप पेंटिंग में थोड़ा बैकग्राउंड दे के चलना। उसके बाद क्या है, इसमें टोटल ह्यूमन फिगर, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें एमसीक्यूज में भी पूछते थे कि इस पेंटिंग में टोटल ह्यूमन फिगर्स कितने हैं। बच्चों को याद नहीं रहता क्योंकि उस चीज को स्किप कर देते हैं। आपके बुक में भी लिखा होगा कि 49 ह्यूमन फिगर्स है। अगर आप ये चीज मिस करते हो ना तो इसके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। लिख के आओगे तो बहुत अच्छी बात है, मार्क्स कट नहीं होंगे, हाफ मार्क्स कट होते हैं इसके। ठीक है, फिर पेंट द स्टोरी बिगिंस विद द 3 क्वींस। अब देखो जिससे पेंटिंग है तो सब देखोगे तो इसमें अलग अलग सीन है, एक ये सीन है, एक ये सीन है, एक ये सीन है, फिर ये सीन अलग है, ये सीन अलग है। तो इसमें एक मतलब इसमें अलग अलग सीन दिखाए गए, एक ही इमेज मतलब एक ही पेंटिंग में बहुत अलग अलग सीन दिखा रखे हैं। ठीक है, तो हमें इस सारे सीन को हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। हम एक भी सीन मिस करेंगे तो मार्क्स कट।
ठीक है। तो पहले जो हम देखेंगे, सबसे पहले सीन में क्या दिखा रखा है कि तीन क्वीन कौन सी, जो राम जी की तीनों माँ थी, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। ये तीनों क्या कर रही है, चल रही है किसके, राम के हट, जो उन्होंने जंगल में जो हट बना रखा है उसकी तरफ उसके पास चल के जा रही है। जब राम और लक्ष्मण और सीता उनको देखते हैं तो उनकी तरफ झुकते हैं रिस्पेक्टफुली, जैसे हम देखेंगे इधर ये वाला सीन। ठीक है, ये देखो ये चल के आ रही है, ठीक है, ये राम जी की माँ है तो वो भाग रही है, एंड उनको ये लोग जो राम सीता लक्ष्मण है उनको वो कर रहे हैं, मतलब रिस्पेक्टफुल, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, फिर ये हमने फर्स्ट सीन डिस्क्राइब कर दिया। इसको आप अलग अलग पैराग्राफ में लिखोगे तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी कि पहला सीन को एक पैराग्राफ में, दूसरे सीन को दूसरे पैराग्राफ में। फिर क्या है, मदर कौशल्या हु इज वेरी सैड, ठीक है, हग्स राम लविंगली, राम देन ग्रीट्स हिज अदर मदर सुमित्रा एंड कैकेयी विद रिस्पेक्ट। ही ऑल्सो वेलकम द सेजेस। सेजेस क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं, उनके जो गुरु थे, ठीक है, ऋषि मुनि जो थे उनको कहते हैं सेजेस। ये इनके सेजेस कहेंगे, ठीक है। तो सेकंड सीन में क्या था, जो ये है जो उनकी मम्मी, क्या नाम, कौशल्या माँ जो है वो बहुत दुखी है, तो उन राम को हक कर रही है बिल्कुल प्यार से। उसके बाद जो है राम जो है अपनी बाकी मदर्स को भी रिस्पेक्टफुली वो करते हैं, एंड ही वेलकम द सेजेस एंड सीता डाउन एंड सिट्स डाउन टू टॉक टू देम। उसके बाद जितने भी सेजेस, जितने भी हमारे उनके जो वो थे गुरु थे एंड जो ऋषि मुनि आए थे, उनको भी वो रिस्पेक्ट देते हुए नीचे बैठते उनसे बात करने के लिए। ठीक है, फिर ये हमारा थर्ड सीन आता है, व्हेन द सेजेस टेल राम अबाउट द डेथ ऑफ हिज फादर। ये स्टोरी कब की, जब उनके फादर की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है जब राम को अपने राजा के सिंहासन पे बिठाना होता है, तो उसके लिए जब जाते हैं वन में, तो ये वाला सीन है। ठीक है, तो उनके फादर के डेथ के बारे में बताते हैं। ठीक है, जो उनके फादर का नाम क्या था, दशरथ। ठीक है, एंड राम बिकम डीपली शॉक्ड एंड ग्रीफ स्ट्राइकन। ऑब्वियसली बात है, उनके फादर की डेथ हुई है तो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बट अपने इमोशन दिखा नहीं पाते हैं। ठीक है, एंड सुमंत कौन थे, एक रॉयल मिनिस्टर्स थे। अगर आपने रामायण महाभारत की कहानी सुनी होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा, मतलब रामायण की कहानी सुनी होगी तो पता होगा कि रॉयल मिनिस्टर थे उनके, सुमंत नाम के, जो कि हमेशा राजा दशरथ के पास रहते थे। शोन स्टैंडिंग बिहाइंड द सेजेस। ठीक है, मीनवाइल द थ्री क्वींस एंड द वाइफ्स ऑफ लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। देखो जो वन में गई थी कौन थे, सीता, राम एंड लक्ष्मण। बाकी जो भरत की वाइफ हो गई, लक्ष्मण की वाइफ हो गई, ठीक है, एंड बाकी जो तीनों क्वींस थी वो क्या कर रही है, सीता से बात कर रही है बैठ के। ठीक है, ये हमारा थर्ड सीन है। फोर्थ सीन में क्या है, द स्टोरी एंड विद द ग्रुप लीविंग द सीन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ पेंटिंग। अगर आप पेंटिंग में देखोगे, अगर आप पेंटिंग में देखो तो ये देखो, यहाँ से जो है आप देखोगे वहां पे लीव, मतलब जा रहे हैं सारे वापस। ठीक है, ये हमारा आखिरी सीन है। ठीक ठीक है, ईच कैरेक्टर इन द पेंटिंग इज आइडेंटिफाइड बाय नेम। पेंटिंग को अगर आप बिल्कुल फोकस के साथ देखोगे ना, तो आप ये देखोगे कि जैसे जो कैरेक्टर्स है ना, जिस वजह से थोड़ा ब्लर है, अगर आप गूगल पे जाके इसकी इमेज जूम आउट करके देखोगे तो यहाँ पे जो इनके ये नाम है, ठीक है, सबके नाम ने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, सबके नाम मेंशन। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो बैठ के बात कर रहे हैं, वो उनको बताते कि देखो ये इनको बता रहे कि फादर की डेथ हो गई है, फिर इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट में हमने क्या लिखा कि जो ये लिख दिया, उसके लास्ट में हम लिखेंगे द फोरग्राउंड शोज अ पॉन्ड विद ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड स्वान। लास्ट में हम जो सबसे बॉटम पार्ट उसको डिस्क्राइब करते बोलेंगे कि हाँ फॉरेस्ट का सीन है तो ऑब्वियसली बात है, फ्लावर्स होंगे, स्वान्स होंगे। ठीक है, द ग्राउंड इज कवर्ड विद ग्रास। फॉरेस्ट की बात हो रही, ग्रास तो होंगे होंगे। छोटे छोटे घर बना रखे हैं जंगल में वो रहने के लिए, एंड सीन इन बैकग्राउंड में देख सकते हैं हम। ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ बनाना ट्रीज क्रिएटिंग अ पीसफुल फॉरेस्ट सीन। अगर आप पीछे देखोगे बैकग्राउंड में तो बहुत सारे ट्रीज बना रखे, बनाना ट्रीज बना रखे हैं, जो कि दिखाते हैं कि फॉरेस्ट का सीन है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना खत्म करा राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो ये पार्ट 1 था, तो यूनिट 1 का पार्ट 2 भी आएगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए। आपके जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसको पढ़ सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो आते सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।